हफ्ते का आखिरी दिन रहेगा भरपूर एक्शन और आज से मंथली एक्सपायरी की शुरुआत भी होती दिख रही है। तो कल की वीकली एक्सपायरी के बाद आज हफ्ते के आखिरी दिन कमजोरी के संकेतों के बीच में क्या हो, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे करें, वीकेंड की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मंथली एक्सपायरी के लिए हो जाइए तैयार। जानेंगे अनिल जी से कि अब से एक्सपायरी तक क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, एंड ऑफ कोर्स वीकेंड से पहले बाजार की चाल कैसी रहेगी। तो सर बताएं, आज के लिए ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? दीप, ट्रिगर्स की बात करें तो कोरोना के मामले फिर से रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं, जो कि आप नहीं देखना चाहते हैं। 3,32,000, जी हाँ, अब ये है वो आंकड़ा जो आ चुका है आपके सामने। अब तक का हाईएस्ट नंबर आता हुआ दिखा है। तो ये एक चिंता की बात अभी भी बनी हुई है बाजारों के लिए। लेकिन सरकार पूरे एक्शन में है। पीएम मोदी आज कोरोना को लेकर 3 बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर मुख्यमंत्रियों से बातचीत और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श, ये सब कुछ एक्शन होगा। लेकिन एक्शन हमारे यहाँ के बाहर ग्लोबल मार्केट्स में भी भरपूर है। डाउ में 325 अंकों की रही कमजोरी और नैस्डैक 132 अंक गिरा। उम्मीद से कहीं ज्यादा गिरावट अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखी है और नतीजों के लिए आज से एक्शन भरपूर है। एचसीएल टेक ये आज अपने नतीजे पेश करने वाला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वायदा कारोबार में M&M फाइनेंस के नतीजों पर आज नजर रहने वाली। तो ये है पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए। जी दी, बिल्कुल सर, तो ढेरों एक्शन है बाजार के लिए और इसी पर आपसे बात करना चाहूंगा सर। एक बार जरा ग्लोबल मार्केट के एक्शन पर भी नजर डाल देते हैं। थोड़ी कमजोर क्यूज आती हुई दिख रही हैं और स्पेशली कल जो मिड सेशन अमेरिका में जब मिड सेशन चल रहा था तभी ऐसे खबरें आई कि बाइडेन सरकार जो कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगाती है उसको डबल कर देगी, 20% से बढ़ाकर 40% कर देगी। इसकी क्या अहमियत है सर, और क्या इसका यूएस मार्केट्स पर तो हमने प्रभाव देखा, पर बाकी मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स पर भी इंपैक्ट आते हुए दिख सकता है? डीप लिमिटेड इंपैक्ट है और हमारा इंपैक्ट उतना ही जितना डाउ की कमजोरी के लिहाज से आप देखें। लेकिन देखिए, हर एक बाजारों की अपनी समस्याएं और अपने पॉजिटिव ट्रिगर्स होते हैं। जैसे भारतीय बाजारों के लिए इस वक्त अपनी समस्याएं कोरोना को लेकर ज्यादा है और यही वजह कि लगातार जब 12 दिन तक S&P 500 आपके लिए रिकॉर्ड ऊंचाइयां बना रहा था, तब भी हमारे बाजार दबे हुए, सहमे हुए से रहे। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि हर मार्केट अपने लोकल ट्रिगर्स पर भी ट्रेड करता है और ग्लोबल ट्रिगर्स पर भी। ग्लोबल ट्रिगर से मूड माहौल तय होता है, लोकल ट्रिगर्स आपके अपने बाजारों की दिशा तय करते हैं। तो अगर कल के एक्शन को देखें, जो कि अमेरिका में तेजी 300 कमजोरी 300 पॉइंट की रही, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, 8-10 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि किसी तरह का कोई कमजोरी या गिरावट बढ़त का कोई अनुमान नहीं था। लेकिन इस बीच और बाजार शुरुआत में तो अच्छे ही थे, उसके बाद एकदम से आया कि कैपिटल गेन टैक्स खासतौर से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों पर दुगुना हो सकता है, 40% के आसपास तक जा सकता है। तो ये समस्या जो है ये अमेरिका की है, सिर्फ अमेरिका के बाजारों की है, न कि दुनिया भर की। तो जो कुछ कल की गिरावट है वो अमेरिका रिलेटेड है, न कि ग्लोबल रिलेटेड, पहली बात। दूसरी बात, कल की जो भी गिरावट अमेरिका में हुई वो किसी टैक्सेशन या खबर के लिहाज से, न कि ये गिरावट इकोनॉमी के खराब आंकड़ों की वजह से या कोई और दूसरी चिंताओं से हो कि ब्याज दरें बढ़ने वाली है, जो लिक्विडिटी है वो कम होने वाली है, या फिर इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर या फिर कंपनियों के नतीजों को लेकर अमेरिकी बाजार परेशान है, जिन्हें आमतौर पर हम भाषा में फंडामेंटल्स कहते हैं बाजार के। तो बाजार के फंडामेंटल्स के बजाय बाजार के कुछ बड़े ऐलानों के डर से ये अमेरिकी बाजार कल कमजोर हुए, और वो भी कमजोर कितना, मुश्किल से 300 पॉइंट। तो 300 पॉइंट की कमजोरी, अगर फर्ज करें आप सिर्फ ये सोचें कि अगर भारत में ऐसा सोचें कि कैपिटल गेन टैक्स आपका डबल हो जाएगा, ठीक है, वहां $1 मिलियन के ऊपर की जिनकी कमाई है उनके लिए कहा गया है, और आप ये सोचें कि हमारे यहाँ अगर कोई आदमी मतलब बड़ा पैसा बना रहा है, बिल्कुल अल्ट्रा HNI है, उन पर कैपिटल गेन टैक्स दुगुना कर दिया जाए तो हमारे बाजार कितने गिरेंगे? शायद 4-5% आराम से निकल जाए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो अमेरिकी बाजार अगर 300 पॉइंट ही गिरे तो कौन से बड़े गिर गए,
पहली चीज ये। दूसरी चीज, क्यों इतना नहीं गिरे इसके बावजूद, इसका मतलब है कि बाइडेन साहब ने तो सत्ता में आने के पहले ही चुनाव लड़ते वक्त ही कह दिया था कि धीमे धीमे टैक्स बढ़ाएंगे, और ये टैक्स बढ़ाने की उनकी जो रणनीति है वो कहीं न कहीं बाजार को पता है कि आगे पीछे ये होने वाला है, तो इसलिए बाजारों का रिएक्शन वहां पर लिमिटेड था। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा चिंता करने की, डरने घबराने की जरूरत है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप एशिया को देख लीजिए, अगर आपको डर लग रहा है तो कौन सा एशिया के बाजारों में कमजोरी है, कहां पर ऐसी गिरावट है? कहीं नहीं, कुछ नहीं। हांगकांग आपका 200 ऊपर है, शंघाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा तो वो हरे निशान में ट्रेड करा था। तो समस्या कहां है? हार्डली कहीं नहीं, ये हमारे दिमाग में। तो पहली चीज ये, अच्छा डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए 50 पॉइंट ऊपर हो गए। अरे भाई टैक्स डबल हो रहा तो डाउ फ्यूचर्स ऊपर क्यों है? सो मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है, कभी भी तेजी के मार्केट में करेक्शन के लिए आपको कोई खबर की जरूरत होती है, वो खबर आती है, उस खबर में बाजार हल्का फुल्का गिरता है और उस गिरावट में भी लोग खरीदारी का मौका देखते हैं, और शायद अमेरिका में भी यही होता दिखे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस खबर के दम पर अमेरिका के मार्केट यू टर्न ले लेंगे और बहुत खराब हो जाएंगे। होना होता तो कल हो जाता था। और बाकी सवाल जो इकोनॉमिक रिकवरी का है, वहां पर बॉन्ड डील्स का है, वो सब तो कंफर्टेबल है ही, तो मुझे नहीं लगता बहुत चिंता करने की जरूरत है। तो अमेरिका के संकेतों को हम देखेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लेंगे, भाई नहीं देखना ही है, जो तुम्हारा किया तुम जानो, हमारा कोई लेना देना नहीं ना, देखेंगे जरूर, लेकिन हम बहुत चिंतित नहीं होंगे, बहुत परेशान नहीं होंगे, बहुत दुखी नहीं होंगे। इनफैक्ट दीप, मैं ईमानदारी से कहूं, मैं तो ये सोचा था कि जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी बड़े गैप से दिखा रहा था कि 100-125 पॉइंट नीचे हो जाता, और अगर वैसा होता तो खरीदने का बेहतरीन मौका। तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये मार्केट ऐसा है, आपको ओपनिंग या क्लोजिंग पे ओपनिंग पे, माफ कीजिए क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग पे जितना गैप मिले किसी भी एक तरफ, चाहे वो तेजी की तरफ का गैप मिले, चाहे मंदी की तरफ का गैप मिले, उस गैप को ट्रेड करने का मजा ही अलग है। तो अगर जितना ज्यादा गैप से नीचे खुलता, ठीक कल की तरह वापस से आपके लिए बाजार खरीदारी का मौका देता। तो अब भी उम्मीद करें, चलिए 85 पॉइंट अगर एसजेएक्स निफ्टी नीचे होता दिख रहा है, 100 पॉइंट नीचे हो जाए, 150 पॉइंट नीचे हो जाए, तो आपको फिर से खरीदारी का मौका देगा। तो गैप मिले तो बेहतर है, बट लेकिन इनसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने के लिए हमारे पास दीप अपने ढेर सारे कारण हैं, उनके दम पर हम अपना मुंह फुला लेंगे, सर पे वो बल आ जाएंगे, परेशानियां होंगी। तो अमेरिका की वजह से ज्यादा चिंता नहीं करनी। चलिए, तो ये अच्छी बात है, अमेरिका की वजह से ज़्यादा चिंता नहीं है, बल्कि अगर ये इसकी वजह से गिरावट आती भी है तो वो एक खरीदारी का मौका होगा। और सर, इसी बात पर आपसे एक सवाल करना था, क्योंकि कल सुबह जब हम बात कर रहे थे और एक छुट्टी के बाद लग रहा था कि बड़ा गैप डाउन होगा, तो आपने यही आश्वासन दिया था कि गैप डाउन होने दीजिए और ये खरीदारी का मौका होगा। और कल तो हमने अच्छी रिकवरी भी देखी, स्पेशली जो सेकेंड हाफ रहा। और मोर इम्पॉर्टेंटली सर, लगभग चौथी या पांचवी बार ऐसा हुआ है कि वो जो 14,200 14,150 की रेंज है, उसको बाजार ने डिफेंड करके अच्छी गेंस आती हुई दिखी। तो क्या ये मान ले कि अब यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जब भी बाजार को आप इस लेवल पर देखें, खरीदारी का ही मौका है? दीप, हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी, जैसे देखना चाहे वैसे देखें। अगर पॉजिटिव देखना है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि आमतौर पर 2 बार नॉक करने के बाद तीसरी बार आप दरवाजा खोल देते हैं। यानी कि अगर 2 बार किसी एक अहम सपोर्ट लेवल के पास बाजार पहुंचकर सपोर्ट लेता है तो तीसरी बार आमतौर पर तोड़ देता है। लेकिन इस बार न तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, हर बार वहां जाते हैं और बंद होते होते 14,300 के ऊपर या उसके आसपास आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह कि बार बार नॉक करने के बावजूद दरवाजा खुल नहीं रहा है। ये पॉजिटिव साइड पे देखेंगे तो ये ताकत है कि बाजार को इसके नीचे बंद होना नहीं है, वहां पर कोई न कोई खड़ा है खरीदारी करने के लिए। 14,300 के नीचे खरीदारी है और अब तक तो है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर देखना है तो क्या है कि भाई इस कोई न कोई वहां खड़ा है, फिर भी कोई न कोई बेचने आता है और बार बार बेचने आता है। और चलो क्लोजिंग बेसिस पर कोई 14,300 को निर्णायक रूप से तोड़ नहीं पा रहा है, लेकिन इंट्राडे में पूरा प्रयास है कि भाई 14,250 आया, फिर एक बार 14,191 आया, 14,207 आया और कल 14,151 भी आया। तो लोअर लोज तो बन ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं कि दिन के दौरान आप नीचे जरूर जा रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पर आपको 14,296 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली, जो 10-15 पॉइंट इधर उधर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप नेगेटिव साइड पर देखेंगे तो भले ही ठीक है, कोई मजबूत सेलर इतना नहीं है कि वो बंद नीचे कर पाए, लेकिन दिन के दौरान एक बार तो हथौड़ा मार के नीचे करने की कोशिश पूरी होती दिख रही है। सो आपको इन दोनों के बीच में देखना है कि अगर आपका व्यू तेजी का है तो
आप सिंपल ये कह सकते हैं कि देखिए जब तक क्लोजिंग खराब ना हो चिंता की बात नहीं। आपका व्यू मंदी का है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए बार बार नीचे का लो खुला, एक दिन तो खुलेगा नीचे का रास्ता और हम 14,000 13,800 की तरफ बढ़ेंगे। क्या होगा वक्त बताएगा। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना है, लिख कर रख लीजिए। पहला, 14,300 के नीचे अब क्लोज होता है तो आपको हल्का सावधान हो जाना है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। और 14,200 के नीचे बंद होता है तो थैंक यू वेरी मच, हम निकल जाएंगे। अब हमें तेजी की पोजीशन ट्रेडिंग के लिए आज से नहीं रखनी, ये ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो 2 लेवल रख लीजिए ध्यान में। आज हफ्ते का आखिरी दिन भी है, आपको 14,300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए। 14,300 के नीचे की क्लोजिंग कमजोर होगी और 14,200 के नीचे की क्लोजिंग खराब होगी। कमजोर और खराब शब्द का फर्क आई एम श्योर आप लोग समझते होंगे। तो 14,300 के नीचे की क्लोजिंग कमजोर है और 14,200 के नीचे की क्लोजिंग खराब है। बस इस पर ध्यान रखिए, बाकी और कुछ सोचने करने की जरूरत नहीं। जी दी क्लियर है सर। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मिल गए हैं क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर आप नजर रखिए। क्योंकि सर आपने ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल की बात करी, तो अब मंथली एक्सपायरी की शुरुआत हो रही है और 3 हफ्तों बाद पूरी की पूरी 5 दिन मिलेंगे इस वीकली एक्सपायरी में भी। तो अब मंथली एक्सपायरी की तरफ नजर डालें तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? दीप, मुझे मंथली एक्सपायरी हमेशा पसंद आती है क्योंकि 2 रीजन है। एक, वहां पर डेटा आपके पास भरपूर होते हैं। 2, वहां पर बड़े इन्वेस्टर्स का आई मीन एफआईज का पार्टिसिपेशन पूरा होता है। वीकली एक्सपायरी में होता है लेकिन कम, क्योंकि आमतौर पर एफआईज वायदा कारोबार में ट्रेड करने के बजाय हेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। पोर्टफोलियो के सामने निफ्टी में पुट कॉल खरीदेंगे बेचेंगे, फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे, लेकिन वो ब्लैंक एकदम मतलब ब्लैंक नहीं कहूंगा, क्या कहना चाहिए, वो एकदम सीधे सीधे तौर पर ट्रेड करने के लिहाज से नहीं करेंगे। वो जो करते हैं आमतौर पर हेजिंग के लिहाज से करते हैं। तो आपको डेटा पूरे मिलते हैं और जब डेटा आपको पूरे मिलता है तो बड़ा मजा आता है एनालिसिस करने का। जितने ज्यादा डेटा हो उतना एनालिसिस सही होने की संभावनाएं मेरी बढ़ जाती है। तो उस लिहाज से मंथली एक्सपायरी काफी अहमियत रखती है। अब जहां तक मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां तक सवाल है, देखिए ऐसा कोई बड़ा कारण आपके पास नहीं है कि आप तेजी से भाग जाए और आप ये सोचें कि नहीं हम इस बार मंथली एक्सपायरी 14,600 के ऊपर दे देंगे। फिलहाल वैसे रीजन दिख तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज रोज 250 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में आ रहा है। रोज इंट्राडे में 250 पॉइंट का ऊपर नीचे मिलाकर कम से कम रोज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको 14,400 से 14,600 जाने में वक्त कितना लगता है, हार्डली 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन। तो मेरा ये समझना है कि बजाय इसके कि हम मंथली एक्सपायरी कहां करेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा न्यूज फ्लो है। अब आप मुझे बताइए, कल आप डे हाई पर जाकर बंद हुए एकदम टॉप पर, किसको पता था 300 पॉइंट नीचे हो जाएगा डाउ। और इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपकी तेजी की पोजीशन भी लेकर जा रहे हैं तो भी आपकी हेजिंग होनी चाहिए, मंदी की लेकर जा रहे हैं तो भी हेजिंग होनी चाहिए। तेजी की लेकर जा रहे हैं तो आप आउट ऑफ द मनी का पुट खरीदिए, मंदी की लेकर जा रहे हैं तो आउट ऑफ द मनी का कॉल खरीदिए। तो क्या होता है कि बड़ा गैप मिले तो आपकी थोड़ी सेफ्टी हो जाए। तो मेरा ये समझना है, हर ट्रेडिंग सेशन को एक ट्रेडिंग सेशन के तौर पर देखिए और स्पेशली अगर फिर भी व्यू बनाना है तो सोमवार से क्लियर कट बनाइए। और उसकी वजह यह है कि 2 दिन में कोरोना को लेकर क्या डेवलपमेंट होंगे, और डेवलपमेंट से मेरा मतलब सिर्फ नेगेटिव से नहीं है, डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, आंकड़े कम भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो सकती है, दवाइयां आराम से मिल सकती है, नए बेड्स हॉस्पिटल्स में जुड़ सकते हैं। और सोमवार को जब आप लौटे तो कुछ अच्छी खबरों के साथ लौटे, ये उम्मीद भी आप रखनी चाहिए। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप शॉर्ट हैं तो आपके लिए गैप से एक ऊपर की ओपनिंग भी मिल सकती है। और साथ में अगर ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका में जो एक दिन की कमजोरी हुई, इस कमजोरी से ग्लोबल मार्केट्स वापस उभर जाए तो अच्छा भी हो सकता है। गैप से दोनों तरफ आप ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि वीकेंड के लिए रिस्क कम रखें, किसी भी तरफ पोजीशन कम रखें, डे ट्रेड पर ज्यादा फोकस करें और एक्सपायरी का फोकस आपका सोमवार से होना चाहिए। जी दीप। क्लियर है सर। तो सोमवार को एक्सपायरी का फोकस बनाएंगे, आज ज्यादा डे ट्रेड पर नजर रखिए। दोनों तरफ के मौके रोज मिल रहे हैं और उस पर अनिल जी की राय हमेशा आपको सटीक साबित होती हुई दिखती है। तो सही, आइए सर फिर आज के संकेत बताएं, क्या क्यूज ले रहे हैं आज के लिए? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है दीप, एफआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत मैंने पॉजिटिव से न्यूट्रल कर दिए। कल पॉजिटिव थे और उसका कमाल आपने कल देख लिया, आज पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है। सेंटिमेंट कॉशियस से न्यूट्रल किया है, सावधानी और डर थोड़ा सा कम हुआ है कल की रिकवरी के बाद।
ट्रेंड आपके लिए अभी भी न्यूट्रल है। दिन का सपोर्ट जोन 14,250, 14,300 इमीडिएटली सपोर्ट, 14,150, 14,200 मजबूत खरीदारी की रेंज है। 14,400, 14,450 रुकावट की जगह, 14,500, 14,575 बेहतरीन सेल जोन। यहां पर बिकवाली कीजिए, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, शॉर्ट भी कीजिए, शॉर्ट भी कीजिए। मैं आजकल हर रोज आपने नोटिस किया होगा, रोज बोलता हूं ऊपर में शॉर्ट भी कीजिए, करना चाहिए। बैंक निफ्टी 31,200, 31,400 तुरंत प्रभाव से आपके लिए छोटा सपोर्ट। इसके नीचे 30,725, 30,900 मजबूत सपोर्ट के तौर पर। ऊपर में 32,000, 32,200 रुकावट की जगह, पार होना मुश्किल हो गए तो 32,325, 32,500 परफेक्ट सेल जोन है, जहां बेचें, दबाकर बेचें और शॉर्ट भी करें। आज की डे रेंज आपको बता दूं 14,300, 14,450 दिन की छोटी रेंज, 14,250, 14,500 दिन की मीडियम रेंज, 14,200, 14,575 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले निफ्टी पर। ये तीनों ही रेंज आराम से लेवल निकल कर आ रहे हैं। बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर लेवल है। हर 50-50 पॉइंट पर सपोर्ट है, हर 50-50 पॉइंट पर ऊपर रुकावट है। 14,150 से लेकर 14,550 तक का ये रास्ता, हर 50 पॉइंट पर लेवल है। 150, 200, 250, 300, 350 ऐसे तो सारी जगह लेवल बहुत आसानी से आज लेवल निकले, कुछ ज्यादा मतलब मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। बैंक निफ्टी 31,400, 31,975। बैंक निफ्टी में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, आसानी से मिले नहीं सारे लेवल्स। तो 31,400 से 31,975 राउंड फिगर में आप 32,000 गिन लें इसे। 31,125, 32,200 ये मीडियम रेंज है, और 30,800 से लेकर 32,325 ये बड़ी रेंज मानकर चले आप आज के लिए बैंक निफ्टी पर। ये सारे के सारे लेवल्स और दिन की रेंज दीप आपके लिए क्लियर है सर। तो सारे के सारे क्लियर लेवल्स आ रहे हैं, और जैसा अनिल सर ने कहा, अब तो मंथली एक्सपायरी है तो डेटा का भी सपोर्ट रहता है। सर, कल की रिकवरी में एफआईएस की पोजीशनिंग पीसीआर में क्या बदलाव हुए? बढ़ गई है दीप 66%। देखिए, कल इंडेक्स लॉन्ग बढ़े, और लॉन्ग बढ़ने के पीछे वजह यह कि एफआईएस ने शॉर्ट कवरिंग की है दबाकर। ऐसा नहीं कि बहुत खरीदा हो, शॉर्ट कवरिंग की है। और शॉर्ट कवरिंग जब आप करते हो, शॉर्ट कम हो जाती है तो लॉन्ग पोजीशन अपने आप आपके परसेंटेज में बढ़ जाती है। तो 62 से 66% इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन हुए। अब ऐसे देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन अब वो कुशन और कंफर्ट था ना जो 50% के आसपास, आपको मालूम है कि 50% के आसपास एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन आती है, और मैं खुश हो जाता हूं कि यहां से और बेचेंगे नहीं। तो अब आप उस रिस्की जोन में पहुंच रहे हैं 70% प्लस वाली तरफ, जहां पर आपके लिए ये रिस्क हो जाती है कि एफआईएस और खरीदेंगे नहीं। इस वक्त के मूड माहौल को देखकर तो शायद नहीं, पक्का नहीं। तो इसलिए अब वो आपके पास एफआईएस की तरफ से शॉर्ट पोजीशन और होने का या लॉन्ग पोजीशन और बनाने का कंफर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, ये ध्यान में रखिए, पहली चीज। अब आइए पीसीआर, यहां से भी आज मेरे लिए संकेत अच्छे नहीं। कल पुट कॉल रेशियो 1.08 पर था, वीकली एक्सपायरी, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि एक पक्की रिकवरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। नो डाउट, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा रिकवरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्पेशली बैंक निफ्टी में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में अब मेरे पास वो कंफर्ट नहीं है। 1.37 के पुट कॉल रेशियो पे न्यूट्रल है, रीजनेबल है, नीचे की तरफ नहीं है, और शॉर्ट्स नहीं है आपके पास जितने कि आपको चाहिए। इसलिए यहां पर आपके लिए वो कंफर्ट भी निकल गया। तो एक एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन का कंफर्ट निकल गया, पुट कॉल रेशियो का कंफर्ट निकल गया। तो ये दो बड़े पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए नीचे से खरीदारी के जो थे वो थोड़े कम हो गए हैं। विक्स 3% बढ़कर आया है, कोई खास चिंता की बात नहीं। आपको लगे हाथ, स्टॉप लॉसेस बता दूं दीप, अगर आपकी निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस होगा आपका 14,300 का। ये 14,000 नहीं है, इसे 14,300 करिए। 14,300 का स्टॉप लॉस है, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। अच्छा दीप, एक चीज बताना चाहता हूं, आज जो भी लेवल्स मैं दे रहा हूं, जो भी सपोर्ट के तौर पर लेवल दे रहा हूं, उस सपोर्ट के लेवल को 10-10 पॉइंट ऊपर गिन लो या 10-10 पॉइंट नीचे गिन लो। जैसे फॉर एग्जांपल 14,300 का आपको स्टॉप लॉस दिया इंटरडे, तो इसको 14,290 मानना, ठीक है ना, 10-15 पॉइंट नीचे कर लेना, मैंने राउंड फिगर में दिए। बैंक निफ्टी 31,400 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, और 31,100 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है। इसके नीचे बंद हो तो लॉन्ग पोजीशन कम करें। शॉर्ट पोजीशन है तो 14,500 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, जिसको थोड़ी सी और
कंफर्ट चाहिए 14,525 का भी रख सकता है। तो 14,500 आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस शॉर्ट साइड पर। बैंक निफ्टी शॉर्ट साइड पर एक ही स्टॉप लॉस है 32,200 का। जिसको छोटा रखना है, रिस्क कम रखनी है, वो 32,000 का भी रख सकता है, लेकिन सही स्टॉप लॉस आपके लिए जो होगा वो 32,200 का होगा, क्लोजिंग बेसिस पर भी, इंट्राडे बेसिस पर भी। तो ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस दीप आपके लिए। ओके तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर किस हिसाब से आपको स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या करना चाहिए आज? दीप नई पोजीशन में आज बेचने और खरीदने दोनों में निफ्टी में मैंने नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए भी, जो आराम से अपने लेवल का इंतजार करें, ट्रेड करें, उनके लिए भी पोजीशन है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी है, कल ही की तरह। क्योंकि बाजार की रेंज बड़ी भी हो सकती है, और बड़ी होने के बीच में एक आध बीच में आपको मौका शॉर्ट टर्म रेंज का भी दे सकता है। इस लिहाज से आपको अपने मिजाज को समझते हुए, आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं या आराम से शांति से अपने लेवल का इंतजार करके ट्रेड करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। खरीदे निफ्टी, बढ़िया रेंज जो खरीदने के लिए 14,150, 14,200 इस रेंज में मिले तो छोड़ना मत, ले ही लेना। 14,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 14,250, 300, 350, 400। अब जैसे 14,250 है तो आप 14,240 पे ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 14,300 है तो 14,290 पे ही कर लीजिए, 14,350 है तो 14,340 पर 10-15 पॉइंट आप अपना दिमाग लगा कर लीजिए, जो करना है, ठीक है। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो पता नहीं 14,150, 200 आए कि ना आए, तो आपको अगर हिम्मत है कि नहीं ठीक है थोड़ी रिस्क ली जाए, क्या है, तो आप फिर खरीदिए 14,250, माफ कीजिएगा 14,250, 14,300 की रेंज में ही खरीद लीजिए। 14,300 के आसपास से मूड बनाइए और 14,250 पे पक्का ले लीजिए। स्टॉप लॉस आपका 14,150 का होगा, थोड़ा दूर रहेगा लेकिन यही लगाना है आपको। देखिए ध्यान रखिएगा, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स नहीं है उनका स्टॉप लॉस 14,100 का है, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस 14,150 का बनेगा। टारगेट वही है आपके भी सेम, 350, 400, 450, 500, 525 और 575 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी, उनके लिए भी दोनों तरफ की रेंज है। एक तो आराम से अपने लेवल का इंतजार करें, वहां आया तो पक्का बेचे, जैसे कि 14,500, 14,475, 14,550, ये 75 पॉइंट की रेंज बढ़िया शॉर्ट करने का लेवल है। 14,600 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इस रिकवरी में मैं 14,600 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा बाजार को, इसलिए 14,600 वहां पर स्टॉप लॉस होगा। 14,450, 400, 350, 300 और 250 तक के टारगेट के लिए करिए बिकवाली ऊपर में। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप वहां तक इंतजार नहीं करना चाहेंगे, तब आपके लिए स्टॉप लॉस सिंपल 14,500 का होगा, और 14,500 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर दीजिए, अभी कर दीजिए। 14,350, 300, 250, 200, 150 तक के टारगेट के लिए। यहां भी यही कहूंगा कि जब से 14,150 का लेवल लास्ट दिया है तो 14,160, 65 पे ही काट लीजिए। 200 का लेवल है तो 14,210, 15 पे आप काट लें। 300 है तो 310, 15 पे 10-15 पॉइंट आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा, ये ध्यान में रखिए। ये है डीप निफ्टी पर दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी। क्लियर है सर। तो थोड़ा स्टॉप लॉसेस 10-25 पॉइंट्स ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं, बट लेवल्स आपके लिए क्लियर हैं। बैंक निफ्टी पर क्या सलाह देंगे सर? बैंक निफ्टी पर खरीदारी करनी है दीप, तो देखिए आप सिंपल ये है कि 30,700, 30,900 की रेंज का इंतजार कीजिए, वहां खरीदिए। बेसिकली हो क्या रहा है दीप कि 30,500 से लेकर 30,900 की रेंज बैंक निफ्टी पर ऐसी हो गई जहां पर बार बार लगातार खरीदारी आती दिख रही। तो आप आराम से 30,700, 30,900 का इंतजार करें। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूं, मुझे पता है जानबूझ के दूर दे रहा हूं, 30,400 का वही रखिए। ऊपर का टारगेट 31,125, 31,225, 31,400, 31,700 और 31,775, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं बैंक निफ्टी में तो आप 30,700, 30,900 का इंतजार मत कीजिए, ऊपर में ही खरीद लीजिए। और ये खरीदारी की रेंज होगी आपकी 31,100 से लेकर 31,200 की रेंज में, 31,000 से लेकर 31,200 की रेंज में यहीं पर खरीदिए। 30,700 का स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस यहां भी दूर आएगा 300 पॉइंट नीचे, तो 31,000, 31,200 इस रेंज में खरीदना है। 30,700 का स्टॉप लॉस है, 31,400, 700, 31,775, 31,875, 31,975 और 32,125, ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करें, शौक से करें,
32 200, 32 450 परफेक्ट रेंज है, बहुत ही बढ़िया शॉर्ट करने के लिए। 32 200, 32 325, 32 450, 32 500 तक भी बेचिए आराम से। स्टॉप लॉस क्लियर कट है 32,600 का। नीचे के टारगेट 32 125, 32,000, 31 800, 31 700, 31 400, 31 225, ये सारे लेवल्स नीचे के होंगे जिनके लिए करनी है आपको बिक वाली। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और आपको लगता है कि इतना ऊपर का इंतजार नहीं करना है, मुझे तो यहीं बेच देना है, तो लगा लीजिए स्टॉप लॉस 32,000 का, बस सिंपल 150 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, 200 पॉइंट ऊपर का जहां से आप बंद हुए हैं। 31 400, 31,225, 31 125, ये 3 छोटे टारगेट हैं। फिर उसके बाद 30 900, 30 800, ये 2 मीडियम टारगेट है। 30 725, 30 575 और 30 500 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी पर खुलते हैं। रोज की ऑन एन एवरेज 1000 पॉइंट से ज्यादा की मूव बैंक निफ्टी में हो रही है, इसलिए ढेर सारे लेवल्स हैं और इन लेवल्स को ट्रेड करने का सिंपल तरीका यही कि डीप स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले आराम से, तब आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल क्लियर है सर। बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं, बड़े स्विंग हो रहे हैं और कल की तरह आज भी अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तरफ के मौके भी मिलेंगे। सर बैन लिस्ट भी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। सेल सन टीवी बैन में बने हुए हैं और अब उनको कंपनी देने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग भी बैन में आ चुका है, जहां पर कल हमने दोनों तरफ के बड़े मूवमेंट्स देखे थे। अच्छा सर, थोड़ा फंड्स का डेटा समझाएं, क्योंकि फ्यूचर्स में तो हमने एफआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी देखी, हालांकि कैश में अभी भी बड़ा सेल फिगर आया है। दीप देखिए, पहले तो ये कि 910 करोड़ की कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की है, लेकिन 1075 करोड़ की उससे कहीं ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो नेट स्टॉक्स में उनकी बिकवाली का आंकड़ा नहीं है बल्कि खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स में 437 करोड़ की खरीदारी की है, इसमें ज्यादा शॉर्ट कवरिंग है और थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन भी कम की है। तो आंकड़े इस लिहाज से बुरे नहीं है एफआईएस के कल के सेशन में, लेकिन ये एक्सपायरी से रिलेटेड आंकड़े थे, वीकली एक्सपायरी से रिलेटेड, इसलिए इसे मैंने पॉजिटिव नहीं रखा और न्यूट्रली दिया है। लोकल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं, कल भी 850 करोड़ की बढ़िया खरीदारी की है, तो उनकी तरफ का आंकड़ा बढ़िया है। अब एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में जाने से पहले एफआईएस ने एक काम किया है कि इंडेक्स को लेकर, अब देखिए एफआईएस भी तो चलाने वाले कौन है, आपके हमारे जैसे इंसान ही तो बैठे हैं वहां पर भी, उनके भी इमोशंस हैं, ग्रीड भी है, फियर भी है और मार्केट चलता भी इसी पर है। तो ऐसे में एफआईएस भी ये कह रहे हैं भाई समझ ही नहीं आ रहा, 14,200 300 आता तो ऐसा लगता है कि अब तो टूट ही जाएगा, और 14,500 600 आता तो ऐसा लगता है कि वापस से 15,000 हो जाएगा, और होता कुछ नहीं, घूम फिर के यहीं घूम रहे हैं। और सबको पता है यहीं पर घूमते तो नहीं रहेंगे, कभी न कभी तो इससे बाहर निकलेंगे। अब ये ऊपर की तरफ पहले निकलेंगे या नीचे की तरफ, ये किसी को पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सीधे सीधे फ्यूचर्स में तेजी या मंदी का ट्रेड लेने के बजाय बेहतर है कि ऑप्शन में ट्रेड करें। और यही देखिए 7,400 करोड़ के बड़े ऑप्शंस की खरीदारी कल एफआईएस की तरफ से होती हुई दिखी है, और उसमें दोनों ही पुट ऑप्शन भी खरीदे हैं तो कॉल ऑप्शन भी खरीदे हैं। तो एफआईएस बजाय डायरेक्शनल व्यू लेने के ज्यादा मूड इस बात को लेकर बना रहे हैं कि ऑप्शन में खरीदारी की जाए, ये क्लियर कट है। वायदा कारोबार के डेटा में कोई खास बदलाव है नहीं, सारे लेवल्स और सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सिर्फ एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, निफ्टी 2 पॉइंट के डिस्काउंट पर है, बैंक निफ्टी 20 पॉइंट के डिस्काउंट पर हो गया। तो कल काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग होने के बावजूद थोड़े डिस्काउंट पर रहे हैं दोनों ही इंडेक्स, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। तो बाकी डेटा हम डीप सारा का सारा डिस्कस कर ही चुके हैं। बिल्कुल सर, तो तैयार हो जाते हैं, एक्साइटिंग सेशन होना चाहिए, देखते हैं किस तरफ की डायरेक्शन बाजार चूज करेंगे। आइए आपको आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन के बारे में भी बता दें। मानसी, कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार है। मानसी गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ट्रिगर्स नतीजों से शुरुआत करेंगे। निफ्टी स्पेस में एचसीएल टेक्नोलॉजीज अनुमानित समय बाजार बंद होने के बाद नतीजे आ सकते हैं, वहीं बाजार बंद होने के बाद वायदा बाजार की कंपनी एमएनएम फाइनेंस के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस 20 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है आज। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कोरोना हालातों पर 3 अहम बैठक करने जा रहे हैं। आज सुबह 9 बजे अधिकारियों के साथ बैठक होगी, 10 बजे प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, वहीं 12:30 बजे ऑक्सीजन कंपनी
कंपनियों के साथ बैठक चलेगी, तो इन बैठकों के दौर पर नजर रहेगी। कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उसमें सबसे पहले विसाका इंडस्ट्रीज शानदार नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी की आय 55% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं कामकाजी मुनाफे में 150% की तेजी देखने को मिली है। 52 करोड़ पर कंपनी का कामकाजी मुनाफा आया है। मार्जिन 9.2% से 14.8% पर जाते दिखे हैं। वहीं मुनाफा जो है 7 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। 10 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस किया है। इसके अलावा सैस्किन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए। फ्लैट नंबर्स हैं कंपनी के। कंपनी की आय में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। एबिट 0.9% बढ़े हैं। वहीं मार्जिन 28.9% से 30.3% और मुनाफा जो है करीब 14.7% गिरता हुआ दिखा है। इसके अलावा फिनियोटेक्स केमिकल्स नतीजे अच्छे रहे हैं कंपनी के। कंपनी की आय करीब 72% बढ़ती हुई दिखी है। 75 करोड़ पर आय का आंकड़ा दिखा है। कामकाजी मुनाफा 69% बढ़ा है। मार्जिन 17.2% से 16.9% पर जाते दिखे हैं और मुनाफा जो है घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है। जहां 6 करोड़ का घाटा देख रही थी, अब 11 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। ओके, तो कई सारे मिड कैप अर्निंग्स हैं जहां पर नजर रखनी है और विसाका के तो मैनेजमेंट से भी आज हम बात करेंगे। आइए कुशल से भी जाने आज की कुछ और खबरें। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर 300 मेगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी की लंबी अवधि के लिए इन्होंने जो है पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया है। गुजरात में लग रहे प्रोजेक्ट के लिए करीब 1250 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। साथ ही ग्लैंड फार्मा यहाँ पर यूएस एफडीए से इनको एक आंखों की दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनफैक्ट यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले साल कुल बिक्री इस ड्रग की यूएसडी करीब 28 मिलियन डॉलर की होती हुई दिखी है। यही नहीं, स्ट्राइड्स फार्मा पर भी नजर रखिए। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पीई फर्म कार्लाइल, केकेआर, एडवेंट और बेरिंग एशिया की प्रमोटर के साथ बातचीत जारी है। प्रमोटर का कुल 30% हिस्सा जो है 2500 करोड़ में खरीदने की योजना है। साथ ही बैंक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि आरबीआई ने FY21 में 50% तक की डिविडेंड की घोषणा करने का निर्देश कर दिया है। कुछ एक बल्क डील्स हैं मेरे पास। यहाँ पर जो दिग्गज निवेशक हैं मधु केला जी, उनके एक फंड है कोहेजन एमके बेस्ट आइडिया सब ट्रस्ट। उन्होंने जिंदल स्टेनलेस में करीब 30 लाख शेयरों की खरीदारी की है 75.55 प्रति शेयर के भाव पर। और अंत में और इसी में ही कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड्स ने करीब 75 लाख शेयरों की बिकवाली की है करीब 1.5% इक्विटी 75.6 जो है रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें और स्पेशली फंड एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर रखनी है। ब्रोकरेज के एक्शन पर भी आइए देख लेते हैं क्या है वो FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले साइंट यहाँ पर देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। नतीजों के बाद इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य बढ़ाकर इन्होंने करीब 700 रुपये का कर दिया। हालांकि अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा ऊंचा लक्ष्य नहीं दिया क्योंकि 690 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि नतीजे हर पैमाने पर अगर आप देखें तो इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले। लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। टाटा स्टील पर आज CLSA की बढ़िया रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा और देखिए लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 950 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया है। 923 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि जो कंपनी की डीलेवरेजिंग प्लान है, जिस प्रकार से स्टील की कीमतों में एक तरफा तेजी देखी जा रही है, ये मान रहे कि बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और इन्होंने कामकाजी मुनाफे का जो अनुमान है इसमें भी करीब 3 से लेकर 28% तक की बढ़ोतरी की है। इंडस स्टार यहां पर भी नजर रखनी है। नतीजे आए, CLSA की रिपोर्ट है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 310 रुपए के लक्ष्य के लिए। 262 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि इस चौथी तिमाही में अगर आप देखें तो टेनेंसी और टार एडिशन दोनों में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है, बैलेंस शीट बढ़िया नजर आ रही है, फ्री कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, जिसके चलते स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। लुपिन पर नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जेफरीज की होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया। 1060 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 947 का लक्ष्य दे रहे हैं। मान रहे कि यूएस में इनकी एक अहम पेट की दवा है जहां से कुल बिक्री का 15% हिस्सा आता है। वहां पर कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर वो नेगेटिव है और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दे रहे हैं। अंत में जी एंटरटेनमेंट यहां पर नजर रखेगा। सिटी की रिपोर्ट है। न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 220 रुपए के लक्ष्य के लिए 192 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि सलमान खान की जो नई मूवी आ रही है राधे, वो जी प्लेक्स पर रिलीज हो रही है, जो कि अपने आप में एक बढ़िया ट्रिगर है इस स्टॉक में तेजी करने का। लेकिन इसी के साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी मैं दे दूं कि जो चैनल आप देख रहे हैं और जी एंटरटेनमेंट,
दोनों एक ही ग्रुप की कंपनीज हैं। बिल्कुल, तो नज़र रखेंगे इन सभी स्टॉक्स पर और नई मूवी की रिलीज़ होने वाली है डायरेक्टली OTTs पर, तो वहाँ पर भी एक्शन आपको भरपूर दिखेगा। आज का एक्शन आगे बढ़ाएं, हमारे गेस्ट जुड़े हैं। उससे पहले अनिल जी, आपके लिए एक गेसिंग गेम है सर। रोज हम बाजार की बात तो करते हैं और बाजार रोज ऊपर और नीचे जाते हैं, पर एक ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं सर, वो ऐसा है कि अगर लिस्टेड स्टॉक होता तो मल्टी बैगर श्रेणी में आता और शायद आशीष अपनी FIR रिपोर्ट में भी कवर करते सारी ब्रोकरेजेस की तरफ से, जिस तरह से इस नंबर को हम लगातार ऊपर जाते हुए देखते हैं। एनी गेसेस सर? कुछ थोड़ा हिंट, क्लू, संकेत? चलिए सर, हिंट, क्लू, संकेत आपके लिए तैयार है, बल्कि यह हमारी टीम ने ऑब्जर्व करा था और उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज तैयार करा है। तो आप पहले ये देखिए और फिर इस पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ये सारी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, जिसे आप कह सकते हैं अनिल कुमार सिंघवी HUF। ठीक है, ये मेरा HUF है। जितने मेरे ट्विटर पर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, वो इतना बढ़िया कहते हैं कि उससे जोश आता। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट। मेरे ट्विटर पे न तो फॉलोअर है न अनुयायी है, एक दोस्त है मेरे ट्विटर पे। ये नाम ट्विटर वालों ने दे दिया फॉलोअर, मैं इन्हें फॉलोअर नहीं मानता, इसलिए लिखा है ट्विटर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त है। अनिल सर, बहुत बहुत बधाई। हम देख रहे हैं कि लगातार जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल ही मुझे याद है सर, हम 2 लाख के माइलस्टोन की बात कर रहे थे। जिस तरह से बाजार डबल हुए हैं, आपकी फैमिली भी उसी रेट पर डबल हुई है। बहुत बहुत बधाई सर। शुक्रिया दीप। और वाकई में मतलब जिस स्पीड से ये परिवार बढ़ा है, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि मेरे ख्याल से 2018 में जब मैंने ज्वाइन किया था जी बिजनेस, तब मुश्किल से 15-20 हज़ार शायद मेरे साथ में ट्विटर परिवार रहा होगा। और अच्छा है जब आपका परिवार इस तरह से बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको शुभकामनाएं देने वाले होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ जो हमारे ट्विटर फ्रेंड्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, वो इतना प्यार देते हैं और इतना विश्वास करते हैं। क्योंकि देखिए दीप, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, हर रोज़ हमारा एनालिसिस सही नहीं होता, हर रोज़ स्टॉक्स के कॉल्स सही नहीं जाते हैं, कई बार गलत होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जो भरोसा है, उनका जो प्यार है, उनका जो विश्वास है कि हाँ, हम जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो जोश मिलता है, जो उनसे प्यार मिलता है, वो वाकई में मतलब लाजवाब है। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन काम करने का वही है जब आपके दर्शक आपसे प्यार करें और आप पर पूरा भरोसा करें। तो मैं यही कहूँगा। और जो अभी हाल ही में जब आपने इसी महीने आपने जब 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जब आपने वो सारा मुझे वीडियो दिखाया था और वो बड़ा इमोशनल वाला मामला था, यही कहूँगा, कई बार ऐसा लगता है और दिल से लगता है कि जितना भरोसा और जितना प्यार हमारे दर्शक, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली हमें करती है, मुझे नहीं पता कि इन सब चीज़ों का कर्ज, इन सब चीज़ों का एहसान कब और कैसे उतारेंगे, भगवान जाने। लेकिन सही में दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात दीप ये है कि ऐसा नहीं कि मैं ट्विटर पर बहुत एक्टिव हूँ, मेरा मुश्किल से दिन में एक ट्वीट जाता है सुबह सुबह स्ट्रेटेजी का, उसके अलावा सारे ट्वीट जो भी होते हैं जी बिजनेस के मोस्टली रीट्वीट होते हैं। बहुत हार्डली मैं ट्विटर पर समय दे पाता हूँ, पहले बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन अब ये है कि जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ने के साथ में ये मुश्किल हो जाता है कि आप ट्विटर पर एक्टिव रह पाएँ। हमारे कई सारे दर्शकों की ये शिकायत भी है कि अनिल जी, पहले आप हर एक ट्वीट पढ़ते थे, हर एक ट्वीट का जवाब देते थे,
अब मैं कोशिश करता हूं बहुत सेलेक्टिवली, मैं फिर भी उसके बावजूद रह ही जाता है। वीकेंड पर, छुट्टियों पर कोशिश करता हूं कि कुछ पढूं, लेकिन कुछ ना कुछ छूट जाता है। और उसकी मुझे तकलीफ भी होती है कि अगर लोग इतने प्यार से मुझे कुछ लिखते हैं, कुछ पूछते हैं, मेरी इच्छा भी होती है कि हर एक स्टॉक की क्वेरी का, मार्केट का, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड का, और कई लोग अपनी पर्सनल समस्याओं को भी लेकर लिखते हैं, चाहे वो सीधे लिखें या डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में लिखें। लेकिन मजबूरी ऐसी है, समय की ऐसी कमी कि मैं उन सबको जवाब नहीं दे पाता हूँ। उस चीज़ का मुझे बड़ा दुख भी है कि आप देखिए, जिससे उम्मीद करते हैं उसी से पूछते हैं या उसी से जानना चाहते हैं, और आपकी उम्मीद मुझसे रखना आपकी तरफ से जायज़ है, और उसे पूरी नहीं कर पाना ये मेरी गलती है या मेरी कमी, या ये समझ लो कि किसी न किसी वजह से समय इतना नहीं मिल पाता अब कि मैं एक एक इस पर जवाब दूं। लेकिन फिर भी आप लोग जो प्यार दे रहे हैं, और ये 4 लाख का आंकड़ा बिल्कुल एक वीकेंड पर मेरे लिए अच्छे सरप्राइज के तौर पर आया है, क्योंकि मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार कब खोल के देखा था कि कहाँ तक आंकड़ा पहुंचा है। तो ये बढ़ती हुई फैमिली, ये एक ऐसी फैमिली है जिसकी कभी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं, जितनी बढ़ती रहे, जितने ज्यादा हों, ज्यादा से ज्यादा हों, उतना अच्छा है। तो आप सभी 4 लाख मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दीप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, और एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, सौभाग्य मेरा है सर कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो माध्यम होता है उसके ज़रिए मैं आपके साथ रोज़ इन बातों पर इंटरेक्ट कर सकता हूँ। और हम देख भी रहे हैं कैसे बाज़ार का भरोसा आप पर लगातार बढ़ रहा है, और स्पेशली इस कोरोना काल में तो बाज़ार के सभी पार्टिसिपेंट्स ने भरोसा ये बढ़ाया ही है। आइए सर, फिर आज का एक्शन आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में वरिंदर बंसल भी जुड़ेंगे हमारे साथ रिजल्ट एक्सरे पर बात करने के लिए। उससे पहले गेस्ट का स्वागत करते हैं बिगुल पिक ऑफ द डे का। स्वागत है हमारे सारे एक्सपर्ट्स का। सिमी जी हैं हमारे साथ, बंसल साहब, सच्चिदानंद जी, वागले साहब, वीके शर्मा साहब हैं, और शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिमी जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे क्या रहेगी। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे भी बहुत सौभाग्य मिला है आप लोगों के साथ काम करने के लिए, तो इसलिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब रहा मेरा पिक ऑफ द डे की, तो मैं आज के लिए भी एक बाई कॉल ही चूज करके लाई हूँ। बजाज ऑटो अनिल जी, लोअर लेवल से काफी बड़ा शानदार रिकवरी देखने को मिला है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक चलेगा। अब जहाँ पे ये स्टॉक बंद किया था 3700 के आसपास, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा डीप में मिलता है तो इसको खरीद कर चलना है। 3660 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैंने रखा है, 3470 से 3460 का एक छोटा सा टारगेट मैंने रखा है। उसके बाद अगर ये रेंज क्रॉस हो जाता है, क्योंकि यही इसका रिसेंट हाई था, लास्ट शायद 7-10 दिन के आसपास यही हाई इसने बनाया था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन मोड में चला गया था। वो हाई क्रॉस करेगा तो 3800 तक ये जा सकता है। तो 3660 का स्टॉप लॉस के साथ 3800 का टारगेट के लिए बजाज ऑटो को खरीद कर चलने का सलाह होगा। ओके, 3650 का स्टॉप लॉस लगाए, 3740 के आसपास के टारगेट के लिए करें आप खरीदारी। ये है राय आपके लिए बजाज ऑटो पर। वीके शर्मा साहब भी हमारे साथ हैं। शर्मा साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है। सुप्रभात अनिल जी, मेरा जो आज का जो स्टॉक पिक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। लेकिन उसके पहले मैं जो एक समयानुसार जो बात चली है आपके 4 लाख दोस्तों को क्रॉस करने की, उस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपकी जो बढ़ोतरी हुई है नंबर्स के अंदर, वो इसलिए है कि लोग अपने आप को अपने अंदर देखते हैं कि आप उनको जो चाहिए वो देते हैं। ये काफ़ी हद तक इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपके ऊपर जो एडिटोरियल बोर्ड बैठा है वो आपको कितनी छूट देता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरा कमेंट है कि जो इन्वेस्टर्स के लिए चाहिए वो आप और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दे रहा है, और मैं समझता हूँ कि आप 10 लाख भी क्रॉस करें और जितने भी फॉलोअर हैं वो आपको फॉलो करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक पे आते हुए, ये कल मैंने अपने 7:30 कॉल में दिया था शो के अंदर, तो 52 रुपए की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे 1 रुपए पे आप ये कॉल ले सकते हैं, 40 पैसे का स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट रहेगा 2 रुपए का। ओके, तो IDFC फर्स्ट बैंक में यहां पर आप करें खरीदारी कॉल ऑप्शन के जरिए। 52 रुपए वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। आइए, शुभम जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। और अनिल जी आपको बधाई 4 लाख ट्विटर फॉलोअर्स के लिए। तो आज जो मेरा स्टॉक पिक है वो जुबिलेंट फूड पे खरीदारी की राय है। और अगर हम जुबिलेंट फूड को देखें, पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे लॉन्ग एक्टिविटी देखने को मिला, और जब मार्केट गिर भी रहा था तब यहाँ पे टेम्पररी से अनवाइंडिंग देखने को मिला था। और कल एक प्राइस ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे हमें और अपसाइड मूव्स आता हुआ दिखना चाहिए। तो जुबिलेंट फूड का 2900 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है, जो लगभग 52 रुपये के आसपास क्लोज हुआ था। इसमें 78 का टारगेट और 35 का स्टॉप लॉस। जुबिलेंट फूड आज का पिक होगा। ओके, पिक ऑफ द डे के तौर पर 2900 का कॉल ऑप्शन माफ कीजिएगा, 2900 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय शुभम जी की तरफ से। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा पिक ऑफ द डे है नवीन फ्लोराइन। 3197 का बंद है। मुझे लगता है कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में अच्छा खासा मूव इसमें आना चाहिए। मैं आज के लिए या मे बी आज और मंडे फर्स्ट हाफ के लिए टारगेट देता हूं। 3197 का बंद है, 3150 का मेरा एक क्लोज स्टॉप लॉस होगा, और 3330 तक की अपसाइड में देख रहा हूं। और ये हाई मोमेंटम स्टॉक है, जब चलता है वन वे चलता है। बिल्कुल, और कल सिमी ने इस स्टॉक के चलने के संकेत पहले ही पकड़ लिए, और कल की दिन सिमी की तरफ से ये जबरदस्त पिक आती हुई दिखी। और उसके बाद 3150 के आसपास सिमी ने रिकमेंड किया था, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और वहां से भी सिमी के बोलने के बाद 3225 3230 तक भागा भी था स्टॉक, और 3200 के आसपास बंद भी हुआ। तो ये स्टॉक आज फिर से कमाल दिखाने के लिए तैयार है। आइए, तैयार है सचिन जी भी। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। Good morning, Anil ji. Good morning, Dipanshu. Anil ji, heartiest congratulations for your 4 lakh followers. And clearly ये number एक याद दिलाता है कि intention in action ये जो process है उसका एक result है। इनफैक्ट आपने जो 2 साल में ये डबल हुआ है नंबर, मुझे लग रहा है जिस तरीके से आपने लोगों को तैयार किया है, मुझे लग रहा है 10 साल के लिए आगे आपने एक काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया है और लोगों को तैयार किया है अगले मूव्स के लिए। तो डेफिनेटली जिस तरीके से प्रोग्रेस है, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है इसमें, एंड ऐसे ही बरकरार रहे। अनिल जी, जो स्टॉक मैंने आज चूज किया है वो है रैलीज इंडिया। जो हमने स्टॉक आज चूज किया है वो है रैलीज इंडिया। ये SPL मिड कैप स्टॉक्स में इसी हफ्ते हमने कवर किया था। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग जो पोजिशनल टारगेट दिया है वो अभी भी इंटैक्ट है, अराउंड 360 के आसपास। बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है आज अच्छा स्विंग बन सकता है। 310 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर अभी भी ट्रेड्स इनिशिएट किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 273 के आसपास। ओके, तो ये है आपके लिए रैलीज इंडिया, जिसके आए हैं दमदार नतीजे भी। उस पर भी हम अभी विस्तार से करेंगे बातचीत। यहां पर करें खरीदारी। हमारा कल का नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। ये है स्टॉक जिसके आए हैं दमदार रिजल्ट भी। आइए, बंसल जी हमारे साथ है। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर आज चुना है? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, पहले तो आपको ट्विटर पर 4 लाख फैमिली मेंबर्स होने की अनिल जी हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे अभी शर्मा जी ने बोला, अनिल जी देखिए आपके ये फैमिली इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जैसे आपकी चाहे टीम हो चाहे हम हो, अनिल जी सब लोग जो जुड़े हैं आपके साथ दिल से जुड़े हैं। और अनिल जी दिल से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप प्यार आदर सम्मान देते हैं। तो अनिल जी जो हृदय से जमे, जो दिल से जन्मे, उसे अनिल जी मित्रता और परिवार कहते हैं। और जो जरूरत से जन्मे उसे कुछ दिनों का व्यापार कहते हैं। तो जितने भी लोग अनिल जी ट्विटर हो चाहे आपकी अपनी टीम हो चाहे हम लोग अनिल जी सब आपके साथ दिल से जुड़े हैं। तो आपको 4 लाख ट्विटर पर फैमिली मेंबर्स होने की अनिल जी हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी आपने समय लगाया मेरे पास आने पे, अंत पे आए, तो मैं सोच रहा था क्या बोलूं, तो समय देने के लिए शुक्रिया। और ये 2 लाइनें भी बोली मैंने अनिल जी आपके लिए। बिल्कुल, लेकिन बंसल जी आपकी लाइनों में बड़ा मजा आया कि व्यापार के चैनल में प्यार ये हम लेकर आए और ये हमारे दर्शक हमारे लिए लेकर आए। तो ये इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और बिल्कुल आप इस शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट ही शायद यही है
कि लोग हमें एक कोई टीवी स्टार या एंकर या इस तरह का समझने के बजाय हमारा अपना एक फैमिली मेंबर समझते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, हमारे पैनल के सारे एक्सपर्ट्स के साथ ऐसा है। उन्हें भी लोग ऐसा समझते हैं कि ये मेरा दोस्त है या भाई है। उस तरह की जो फीलिंग है हमारे दर्शकों की, वो सबसे ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करने वाली होती है। बंसल जी धन्यवाद, बहुत ही बेहतरीन। अब मुझे ऐसा पता होता था कि भाई आपको ज़्यादा टाइम देने से आप ज़्यादा सोच के ज़्यादा अच्छी लाइन बोलेंगे, तो मैं ये काम दोपहर में 2-2:30 बजे के वाले शो में भी कर सकता था। लेकिन फिर भी आपने जो कहा, दिल से कहा, उसके लिए धन्यवाद। बताएं सर, अब आपका स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी, स्टॉक ऑफ द डे से पहले अनिल जी एक चीज और बोलूंगा। अनिल जी देखिए, कई लोग पूछते हैं जैसे अनिल जी इतना प्यार आदर सम्मान क्यों देते हैं। अगर आपको ध्यान हो, कुछ महीनों पहले अनिल जी जब ये बात उठी थी तो अनुपम खेर जी ने ट्वीट किया था कि दूसरे को प्यार और आदर सम्मान वही दे सकता है जो खुद सम्मानित होता है। अनिल जी, मैं अनुपम खेर जी को फॉलो नहीं करता हूं, बट इस ट्वीट को अनिल जी आपने लाइक करा हुआ था तो ये मेरी टाइमलाइन पे आया था। तो अनिल जी, इससे ना आपको समझ में आता है कि दूसरे को आदर सम्मान देना चाहिए और जो खुद सम्मानित होता है वही दूसरे को आदर और सम्मान देता है। अनिल जी, गलत तो नहीं बोल रहा, आपने लाइक करा था, अगर आप रिकलेक्ट करेंगे तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे याद है बिल्कुल जी, तो अनिल जी, और इसीलिए मुझे पसंद भी आया था आपको। जी 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 जी। तो अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है थोड़ा हटके, सिरा सैनिटरी वेयर। अनिल जी, मार्केट थोड़ा सा वीक है बट इस स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। 3900 का स्टॉप लॉस है, 4130 का टारगेट है और सिरा सैनिटरी वेयर है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, 3980 पर बंद हुआ है सेरा सैनिटरी वेयर, ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे के तौर पर। आइए, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर जी, स्वागत है आपका। और नतीजों का सीजन फिर से अब जोर शोर से आगे बढ़ता हुआ, कैश मार्केट के दमदार रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। और कल तो आपने कहा 4 के 4 रिजल्ट्स बहुत ही दमदार। आज शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ और जिन कंपनियों के वैल्यूएशंस भी हैं बेहद आकर्षक। बताइए इस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? सर, एक लाइन बोलूंगा आपके लिए। अच्छा, बाकी सबने सब कुछ बोल दिया है, बट एक लाइन की अभी तो लिए है हमने अंगड़ाई, बाकी है बहुत लड़ाई। सो अभी तो जो देखा है अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत आगे जाना है आपको। तो ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, ये 4,40,00,000 होगा, 4 करोड़ भी होगा। तो सर, गुड रिजल्ट्स। आप जैसे दोस्त हैं और हमारे इतने बेहतरीन पैनलिस्ट है, डेफिनेटली होगा। जी जी जी, प्लीज बताएं जी। जय माता दी सर, पक्का होगा सर। तो अच्छे रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस कंफर्टेबल। कल बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं आए थे सर, मिड कैप आईटी के ज्यादा नंबर्स आए थे। सो एक जो स्टॉक जो मेरे लिए स्टैंड आउट था कल, वो सीएंट था। सीएंट में आपको देखना पड़ेगा सर, उसमें एक 31 करोड़ का इम्पेयरमेंट चार्जेस है। तो बहुत लोग उसके नंबर्स उसको मिला के देख रहे हैं। यू हैव टू एडजस्ट दोज इम्पेयरमेंट चार्ज नंबर ऑफ 31 करोड़, जो कि एक सेमीकंडक्टर बिजनेस को रिलेटेड है। अगर आप उसको निकालेंगे सर, दैट विल शो यू द राइट पिक्चर ऑफ द नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। उसका जो एडजस्टेड एबिट था वो 23-24% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। एबिट मार्जिन 12.5% आया, वर्सेस 10.5% आया। एडजस्टेड पैट 20% ऊपर था। गाइडेंस बहुत जबरदस्त थी सर। दे सेड दैट दे विल बी ग्रोइंग डबल डिजिट इन FY22, तो वो बहुत अच्छा था। उससे भी ऊपर सर, अभी भी ये स्टॉक मिड कैप आईटी स्टॉक 15 टाइम पे ट्रेड करता है, कंपेयर टू मेनी अदर आईटी स्टॉक्स व्हिच आर 25-30 टाइम्स मल्टीपल। सो वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, रिजल्ट्स अच्छे थे और गाइडेंस अच्छी थी। रैलिस के नंबर सर, ऑनेस्टली अगर आप क्वार्टर देखेंगे तो नंबर्स आपको अच्छे बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बट अगर आप लास्ट 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि मार्च जो होता है वो जनरली बहुत वीक होता है इन द एंटायर 4 क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ सीजनलिटी फैक्टर। बट इस कंपनी ने YoY अच्छा किया। YoY आपको दिख रहा है सर, 65 लाख के सामने 8 करोड़ का नंबर था, वो सब ठीक है। नेगेटिव मार्जिन के सामने 3.5% मार्जिन किया। बट मेरे लिए एक चीज जरूरी थी सर इसमें कि कंपनी ने अनाउंस किया कि वो कैपेक्स करेगी 800 करोड़ का। और सर ऑनेस्टली रैली से मैंने बहुत टाइम के बाद सुना है कि वो एग्रेसिवली कुछ कैपेक्स कर रही है। तो ये कैपेक्स का अनाउंसमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था कंपेयर टू द रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड टू बी गुड, बट एक कैपेक्स का अनाउंसमेंट बड़ा है फॉर रैलिस। और सर 20 टाइम पे ट्रेड करता है, कोई महंगा स्टॉक नहीं है। बिल्कुल, तो ये हैं दो बेहतरीन रिजल्ट्स, साइंट और रैलीज, जहां पर वैल्यूएशंस का भी है कंफर्ट। आइए, नतीजे जो अच्छे तो हैं लेकिन स्टॉक महंगा है, बताइए वो कौन से?
तो टाटा एलेक्सी क्लियरली सर, जैसे मैंने आपको बोला, आपको टाटा एलेक्सी एंड सीएंट आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज बिजनेस बहुत अलग अलग हैं, बट टाटा एलेक्सी के नंबर्स आपको अच्छे दिखे, इनलाइन से थोड़े से अच्छे थे। एबिटा मार्जिन 30% से 32.5% हो गए क्लियरली। इनका मीडिया जो सेगमेंट है जो 45% ऑफ रेवेन्यू करता है वो 5% ग्रो किया। हेल्थ केयर जो 10% रेवेन्यू करता है कंट्रीब्यूट, वो 12% क्वार्टर क्वार्टर ग्रो किया, तो अच्छा है। बट सर 45 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक है, 45 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, सो इट्स नॉट अ चीप स्टॉक, इट्स अ वेरी गुड कंपनी बट इट्स नॉट अ चीप स्टॉक। नजारा के नंबर सर अभी रिलीज किया उन्होंने, आई थिंक FY21 का अपडेट अभी रिलीज किया। नजारा हम सबको पता है कि कोई सस्ता स्टॉक नहीं है, द कॉन्सेप्ट स्टॉक, जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत अच्छा है, बट नंबर्स बहुत अच्छे थे सर। 250 करोड़ का सेल्स किया था इसने FY20 में, उसके सामने 450 करोड़ का उसने रेवेन्यू किया इस बार। अगर उसके सेगमेंट्स देखेंगे सर तो उसका गेमिफाइड लर्निंग 19 करोड़ से 175 करोड़ सेल्स, ई स्पोर्ट्स 84 करोड़ से 170 करोड़ सेल्स, और एबिटा मार्जिन 4% से 12% हो गए हैं। सो ये जो रिलीज आया नजारा का, अच्छा रिलीज आया इन टर्म्स ऑफ दिस। अदरवाइज लास्ट नंबर सर मैं बोल देता हूँ, और डायरेक्टली जो इनलाइन रिजल्ट्स है मेरे लिए वो इंडस टावर के है। अगर आप डायरेक्टली नंबर्स देखेंगे तो आपका नंबर्स बहुत बहुत बड़े दिखेंगे, बट प्लीज समझिए सर, इसका मर्जर हुआ था, भारतीय इंफ्राटेल और इंडस टावर का मर्जर हुआ था 19 नवंबर के आसपास हुआ था। सो जो नंबर्स कंपेरेबल नहीं है, सो अगर आप वो नंबर्स देख रहे हो जो बहुत ऊपर दिखेंगे, दोज आर नॉट कंपेरेबल नंबर्स, बिकॉज पिछली बार मर्जर नहीं था, इस बार मर्जर है। आपको सिर्फ ये चीज देखनी है सर कि इसमें हाईएस्ट एवर एडिशन हुई है टावर्स का, 10,000 टावर्स ऐड हुए हैं जो हाईएस्ट एवर है। ग्रॉस टेनेंसी 8% बढ़ी है YoY और 10% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है। अगर आप इसके वो एडजस्टमेंट निकाल दीजिए और एक पेनल्टी है 180 करोड़ का, वो निकाल दीजिए, तो कोर रेवेन्यूज 6% बढ़े हैं। तो इनलाइन नंबर्स है सर, इंडस टावर के बहुत शानदार नंबर भी है, बट इनलाइन नंबर्स आए हैं। इस बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया था इस क्वार्टर में, बट मेरे लिए एक नंबर जो क्लियरली स्टैंड आउट होता है वो सीएंट है सर इस बार, विद द कंफर्ट ऑन वैल्यूएशंस। साइंट ये है सबसे दमदार रिजल्ट आज के लिए, जिस पर रखिएगा नजर। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर, रिजल्ट्स का पूरा एनालिसिस देने के लिए। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, कल नहीं, कल है शनिवार, सोमवार को होगी मुलाकात, और सोमवार को डबल हेडर है। आजकल जैसे होता है ना आईपीएल में डबल हेडर, वैसे सोमवार को डबल हेडर है। सोमवार को सुबह सुबह तो आप रिजल्ट के एनालिसिस के साथ जुड़ेंगे 9:45 पर। वरिंदर की तरफ से आपको मिलेगा एक बेहतरीन स्टॉक दमदार रिसर्च के बाद, VRS वरिंदर रिसर्च स्टॉक भी। तो डबल हेडर के लिए सोमवार को तैयार हो जाइए। शुक्रिया आपका।